नेक्स्ट हम वेक्टर्स के बारे में जो भी पढ़ा राइट प्रीवियसली, टर्मिनोलॉजीज वगैरह, वेक्टर्स का एक ओवरऑल आइडिया हमें मिला कि वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते कैसे हैं, याद होना चाहिए राइट। जैसे फोर्स का एग्जांपल ले लूँ तो वेक्टर क्वांटिटी को एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं राइट, जिसमें ये जो कैप वाली चीजें है डायरेक्शंस दिखाती है 3 और 2, जो डिजिट्स है वो मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज छुपी हुई है। अब ये दोनों चीज छुपी हुई है, उन्हें हमें डिकोड करना है। मैग्नीट्यूड ढूंढना हमने देखा कि मॉड्यूलस से हम मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम कैप यूज करते हैं राइट, मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए मॉड्यूलस और डायरेक्शन ढूंढने के लिए कैप वाला यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, है ना। बट अगर F1 F2 दो चीजें दी हुई है तो दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइन करने के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं, वो हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। अभी के लिए टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है शोज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 0,0,0, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमको पोजीशन बताता है। तो लेट्स से ये एक्स और वाई एक्सिस राइट, और कोई भी एक पॉइंट में ले लेता हूं, लेट्स से पॉइंट पी, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी राइट, वर्ड्स में लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो कि पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, या तो इसको ओपी भी लिखते हैं क्योंकि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ढूंढ रहे हैं। तो पी लिखो या ओपी लिखो तो इट विल बी एक्स माइनस 0 आई प्लस वाई माइनस 0 जे प्लस जेड माइनस 0 के। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इस टॉपिक को ऐसा भी कह सकते हो कि जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उस कोऑर्डिनेट को हमने वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी नंबर था उसके साथ आई लिख दो, यहाँ पे जो भी नंबर है उसके साथ वाई जे लिख दो, यहाँ पे जो भी नंबर है उसके साथ के लिख दो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी पी ओरिजिन से कितना दूर है या कौन से डायरेक्शन में है, दोनों ही चीज कितना दूर है एज वेल एज कौन से डायरेक्शन में है, ऐसे मिलेगा। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। लेट्स से ये P1 था, OP1 राइट। फिर एक और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है P2, लेट्स से इसकी वैल्यू है 2,4,-5 राइट। तो P2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो OP2 विल बी इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पे है 2 तो 2 माइनस 0 आई प्लस 4 माइनस 0 जे प्लस -5 माइनस 0 के। तो OP2 का पोजीशन वेक्टर मिला मुझे 2i प्लस 4j माइनस 5 के। अब P1 से P2 डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना है। डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है बोलो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना है बोलो, एक ही बात है, क्योंकि अब हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के नजरिए से देखते हैं कि जब हम ऐसा कहते हैं कि मैंने डिस्प्लेसमेंट ढूंढा, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड भी ढूंढा और मैंने डायरेक्शन भी ढूंढा। तो अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P1 टू P2 राइट, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे P12 फ्रॉम 1 टू 2, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 टू 2 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 टू 2, ऐसे लिख सकते हो। इसको ऐसे रीड करेंगे फ्रॉम 1 टू 2, टी की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है,
तो एस भी लिख सकते हो, पी नहीं लिखना है तो एस भी लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढ रहे तो एस लिखना बेटर रहेगा, तो हम एस लिख देते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, तो 1 से लेके 2 तक कैसे मिलेगा हमको? S2 का पोजीशन वेक्टर माइनस S1 का पोजीशन वेक्टर, यानी OS2 माइनस OS1, P1 P2 S1 S2 सेम ही है। सो ये हमको मिलेगा, OS2 हमने ढूंढा हुआ है, OP2 बोलो OS2 बोलो सेम ही है। ये है 2i प्लस 4j माइनस 5k माइनस OS1 है हमारा ये रहा xi yj zk, तो xi yj zk। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ध्यान रखो, आई वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, जे वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, और के वाले नंबर्स सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट। सो 2 माइनस एक्स आई वाले टर्म्स का सब्ट्रैक्शन किया, जे वाले टर्म्स का सब्ट्रैक्शन किया ये मैंने, और -5 प्लस जेड के, ये के वाले टर्म्स का मैंने सब्ट्रैक्शन किया, तो ये मुझे मिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर पता होनी चाहिए, और फिर बाद में मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे मिलेगा। फिर से एक और बार इस एग्जांपल को देखते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट। पोजीशन वेक्टर मतलब जो पॉइंट्स है उनकी पोजीशन क्या है वो बताता है। कैसे ढूंढते हैं पोजीशन वेक्टर? ये P1 का पोजीशन वेक्टर, ये P2 का पोजीशन वेक्टर, तो OP1 ढूंढा है, x माइनस 0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0,0 होते हैं, तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, आई जे के। फिर P2 का पोजीशन वेक्टर 2 माइनस 0 आई, 4 माइनस 0 जे, -5 -0 के, पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब पोजीशन वेक्टर मिलने के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढा है फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2, तो ऐसा एरो आएगा, फ्रॉम 1 to 2 ढूंढा है मैंने, तो ये हो जाएगा OS2 माइनस OS1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चीज भी बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमेशा वेक्टर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये याद रखो। सो 1 से 2 तक जा रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन है 2, इनिशियल पोजीशन थी 1, तो फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर OS2, इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर OS1, OP1 बोलो OS1 बोलो एक ही सेम ही बात है। OS2 लिख दिया मैंने 2i प्लस 4j माइनस 5 के, OS1 लिख दिया मैंने xi yj z के, और फिर सब्ट्रैक्शन में आई वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, जे वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये के वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, एंड दैट इज हाउ आई गॉट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। सेम ही करेंगे, राइट। तो एग्जांपल कुछ मैं ऐसा लेता हूं कि एक पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट से 2,5,1, और दूसरा पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट से -2,3,1 एक्स वाई। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना है। 1 2 फ्रॉम 1 to 2 ढूंढते हैं, 2 to 1 भी ढूंढ सकते हैं, वो भी देखेंगे हम। सो 1 to 2 ढूंढना है, 1 से 2 तक का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2 बोलो एक ही बात है। इसको ऐसा भी कह सकते हो कि S12 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2। तो जैसा कि सबसे पहले मुझे पोजीशन वेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे P1 और P2 के, तो
पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 क्या हो जाएगा, OP1 से डिनोट होता है और वो होगा x माइनस ये जो ओरिजिन है वो 0,0,0, सो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। कैप डालना नहीं भूलना है, वेक्टर की बेइज्जती हो जाएगी अगर कैप नहीं डालोगे तो, इनकम्प्लीट नोटेशन वो हो जाएगा। और x2 माइनस x1 1 माइनस 0k, राइट। इसको x1 y1 z1 ले लो, इसको x2 y2 z2 ले लो, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फिक्स रखो कि ये माइनस ये कर रहे हो तो यहां पे भी ये माइनस ये, राइट। सो 2 माइनस 0 5 माइनस 0, ये सॉल्व होके हो जाएगा 2i प्लस 5j प्लस k, 1k, या सिर्फ k लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और सेम वे पोजीशन वेक्टर ऑफ ऐसे सेंटेंसेस सॉल्यूशन में यूज करने के, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लुक्स गुड, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा ऐसा करने से। सो OP2, राइट, -2 माइनस 0i 3 माइनस 0j 1 माइनस 0k, तो ये हो गया -2i प्लस 3j प्लस k, है ना। अब मुझे चाहिए P12 या S12 बोल दो, तो कैसे मिलेगा P12 या S12, कुछ ऐसे। सो S12 दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। फिर से एक और बार लिख देता हूं, इसको कैसे रीड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। तो फाइनल पोजीशन थी S2, P के टर्म्स में है फाइनल पोजीशन, तो हम लिखते हैं फाइनल पोजीशन P2 माइनस इनिशियल पोजीशन P1, राइट। 1 से 2 तक आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे मिलेगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, OP1 माइनस OP2। तो लिख दो दोनों की वैल्यूज। डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, डायरेक्ट करने के लिए काफी सारी प्रैक्टिस चाहिए। सो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखो, एफिशिएंट रहोगे, मिस्टेक्स कम होगी। ये हो जाएगा 4j, ये हो जाएगा प्लस 2j, यहां पे i आएगा, और यहां हो जाएगा k माइनस के 0, यानी 4i प्लस 2j, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर से एक और बार मैं कह दूं, वेक्टर 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 का सिंप्लीफिकेशन किया है, अभी भी इसमें से मैग्नीट्यूड ढूंढना, इसका डायरेक्शन ढूंढना बाकी है। ऐसा करके हम ढूंढ सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो इसका मॉड्यूलस निकाल लो, इसका सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो इसका कैप निकाल दो, तो तुम्हें डायरेक्शन भी मिल जाएगा। S12 ढूंढा। अब सपोज मुझे S12 नहीं बट 21 कहा होता, तो S21, राइट, यानी 2 से लेके 1। तो अभी ये जो मैंने ढूंढा वो था 1 से लेके 2, है ना, 1 से 2 था, बट अब अगर मुझे 2 से 1 चाहिए तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, ये वाला वेक्टर 2 से 1 वाला। तो इसमें आएगा फाइनल पोजीशन हो जाएगी 1 वाली और इनिशियल पोजीशन हो जाएगी 2 वाली। अब इन दोनों को लिखो और सबट्रैक्ट करो, तो OP1 था -2i प्लस 3j प्लस के माइनस 2i प्लस 5j प्लस के, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा -4i, राइट, हो जाएगा -2j, और के तो आएगा ही नहीं, तो ये आया 21। देखो दोनों ही कौन से वेक्टर्स कहेंगे, S12 एंड S21 आर नेगेटिव वेक्टर्स। एक वेक्टर का नेगेटिव दूसरा है नेगेटिव वेक्टर्स, राइट। सो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढ सकते हैं।
नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। नंबर बोल दो या स्केलर बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही है। सो नंबर बोलो या स्केलर कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। स्केलर का मतलब भी होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड और नंबर का मतलब भी होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड या डिजिट्स। सो टॉपिक का कहने का मतलब क्या है कि मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस के, है ना, इसमें जे मिसिंग है, हो सकता है ऐसा, कोई जरूरी नहीं है कि जे हो ही हो। सो एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस के। अब फोर्स है, ये कौन सा वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। अब मुझे ऐसा कहा है कि भाई फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 5, तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन आएगा, ये बन जाएगा 5f, करस्पॉन्डिंगली इस तरफ बन जाएगा 15i 15i प्लस 5k, सिंपल। सो वेक्टर को अगर किसी भी रियल नंबर से या किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी डिजिट्स थे वो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे मैग्नीट्यूड्स सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी मैग्नीट्यूड है वो उतने से मल्टीप्लाई होके बढ़ जाएगा। सिंपल टॉपिक है ये। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कि मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है कि भाई f1 है, एक और वेक्टर दिया हुआ है f2 है। ये जो मैंने ड्राइंग की है उस हिसाब से मुझे बताओ कि f1 और f2 किस टाइप के वेक्टर्स है, किस टाइप के वेक्टर्स है। हमने बहुत सारे वेक्टर्स पढ़े, लाइक, अनलाइक, को इनिशियल, को प्लानर, लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड, तो किस तरह के वेक्टर्स है ये, टाइप्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये है को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल पॉइंट सेम है, राइट, को इनिशियल वेक्टर्स। अब ये दो दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं ऐसा कह दो, या यहां पर कोई ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स एक्ट होने की वजह से इस बॉक्स का क्या होगा, कहां जाएगा वो बॉक्स, मूवेबल बॉक्स है। तो एग्जैक्टली F1 और F2 की वजह से ये बॉक्स कुछ ऐसे जाएगा और इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट। अगर F1 और F2 लेट से दोनों सेम है 10 न्यूटन्स, डायरेक्शन यहां पर दिखाई हुई है इसीलिए यहां पे आई जे के नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो ये दोनों वेक्टर्स की वजह से जो नेट आंसर आएगा या जो नेट इफेक्ट आएगा उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। F1 था 10 न्यूटन्स, F2 था 10 न्यूटन्स, तो रिजल्टेंट मिला मुझे यहां पे कहीं पे बीच में। अब इसका एक वेरिएशन देखते हैं हम। अब लेट से F1 होता 100 न्यूटन्स और F2 होता 10 न्यूटन्स, तो रिजल्टेंट कहां आता, तो रिजल्टेंट काफी ज्यादा F2 की तरफ, F1 की तरफ होता, क्योंकि काफी बड़ा है F1। ये सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स है, हम कैलकुलेशंस नहीं कर रहे। कैलकुलेशंस करने वाले या कैलकुलेशंस करने के तरीके अब आगे आएंगे, तो हम सिर्फ थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि क्या होगा, राइट। तो दो वेक्टर्स की वजह से या तीन वेक्टर्स की वजह से क्या होगा, तो उसको जो क्या होगा उसको हम कहते हैं फिजिक्स के टर्म्स में रिजल्टेंट। दोनों सेम थे तो बीच में कहीं पे ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये उड़ के ऐसा कहीं पे इस पाथ में ऐसे ऐसे आगे जाएगा। पर अगर एक फोर्स बहुत ही ज्यादा है तो ये बॉक्स बहुत ज्यादा ही इसकी तरफ जाएगा, ऐसा समझ में आया।
जैसे कि मैं ऐसा कह दूं कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं खींच रहा हूं, मैं मतलब मैं, और इस तरफ से कोई छोटा बेबी खींच रहा है, बेबी खींच रहा है इस तरफ, तो क्या होगा इस बॉक्स का? बाय डिफॉल्ट मैं ज्यादा ही ताकतवर हूं तो ये बॉक्स मेरी तरफ ही डिस्प्लेस होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब है कि मल्टीपल वेक्टर्स की वजह से फाइनल आंसर क्या आएगा उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉज ऑफ एल्जीब्रा। ऑब्वियसली यस। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें तुम ऐसा नहीं कह सकते रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होगा 10 प्लस 10 20, 10 न्यूटन्स प्लस 10 न्यूटन्स 20 न्यूटन होगा। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। सो सिंपल लॉज ऑफ एल्जीब्रा जो हमने बचपन में पढ़े हैं, राइट, 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 2 6, ऐसे एल्जीब्रा के लॉस से नहीं होंगे। यहां पर सिंपल लॉस ऑफ एल्जीब्रा है, सिंपली लॉस नहीं है, सिंपल लॉस ऑफ पीएलई, सिंपल लॉस ऑफ एल्जीब्रा। तो यहां पर वेक्टर्स को सुलझाने के लिए स्पेशली वेक्टर एल्जेब्रा आता है। वेक्टर एल्जेब्रा यानी वो तरीके जिनसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सके वेक्टर्स का, वो रूल्स टोटली नया ही मैथमेटिक्स कि जो हमने एल्जीब्रिकली सॉल्यूशंस पढ़े 10th स्टैंडर्ड तक, बट वेक्टर्स के केस में ऐड करना थोड़ा little different than what happens in or how actually the conventional algebra works. The subtraction is also quite different, multiplication as well as division. So vector addition, एडिशन कह दो, सब्ट्रैक्शन कह दो, मल्टीप्लीकेशन कह दो, डिवीजन कह दो, इट्स नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉज ऑफ एल्जीब्रा। इसका एक स्पेसिफिक वेक्टर एल्जीब्रा आता है। वेक्टर एल्जीब्रा के बारे में थोड़ा आगे वाले टॉपिक्स में है, अभी तक हमें वेक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि वेक्टर्स के बारे में छोटी छोटी चीजें के वो सब क्या है। फिर है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन 4 या 5 टॉपिक्स है इसके अंदर, एडिशन के अंदर। तो general rules for the addition of the vectors, it states that the vectors to be added are arranged in such a way that the head of the first vector coincides with the tail of the second vector, whose head coincides with the tail of the third vector, and so on, and then single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector represents their resultant vector। क्या है इतनी सारी अंग्रेजी का मतलब? इसका मतलब है कि जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं, जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं, इन सारे वेक्टर्स को अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? हेड ऑफ द फर्स्ट शुड कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड। तो चलो अब हम अरेंज करते हैं, राइट। तो ये रहा, इसकी टेल को मैं इसके हेड के पास रख देता हूं, इसकी टेल को मैं इसके हेड के पास रख देता हूं, इसकी टेल को मैं इसकी टेल को मैं इसके पास रख देता हूं, है ना। तो ये अरेंजमेंट हो गया जैसा रूल कहता है कि वेक्टर्स मस्ट बी अरेंज्ड सच अ वे कि एक का हेड दूसरे की टेल, हेड टेल, ऐसे अरेंजमेंट। अब ऐसा अरेंजमेंट होने के बाद जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट देगा। लेट्स से ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी, राइट। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा मुझे टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो होगा ए प्लस सी प्लस टी। ये रूल है,
रूल है, इस रूल को यूज कैसे करते हैं वो बाद में, बट ये रूल समझो कि वेक्टर्स को पहले इस तरह से अरेंज करो और फिर जो क्लोजिंग साइड होगी वो तुमको रिजल्टेंट देगा। सो आर यहां पर रिजल्टेंट दे रहा है। अब इसी चीज को हम ए बी सी डी ऐसे सिंपल सिंपल तरीके में तोड़ते हैं। तो सबसे पहला है वेक्टर एडिशन में कि हमको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, वेक्टर ए दिया हुआ है मुझे जिसकी वैल्यू है लेट्स से 10, डायरेक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्शन अलग से नहीं लिखा है यहां पर। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आती जाएगी, डायरेक्शन एरोज या इस तरह से बताने की जगह पे डायरेक्शन आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अभी हम सिंपल लेवल पे ही है जहां पे डायरेक्शन हम ऐसे एरोज से बता रहे हैं। जैसे जैसे लेवल कॉम्प्लेक्स होगा वैसे वैसे डायरेक्शंस आई जे के ऐसे या डिग्रीज में 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज वैसे दिखाएंगे। सो ये एक वेक्टर है ए और दूसरा वाला एक और वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है 25, राइट। कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती है, दोनों को वेलोसिटी ले लो, दोनों को फोर्स ले लो, दोनों को डिस्प्लेसमेंट ले लो, राइट, दोनों को टॉर्क ले लो, मोमेंटम ले लो, इंपल्स ले लो, जो लेना है ले लो। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, दो वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। अब एडिशन का रूल अप्लाई करते हैं। क्या कहता है एडिशन का रूल? एडिशन का रूल कहता है कि वेक्टर को पहले हेड टू टेल के फॉर्मेट में अरेंज करो। तो ये मैंने हेड टू टेल के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। अब ये जो क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड यानी पहले वाले की टेल और दूसरे वाले का हेड। देखो ये क्लोजिंग साइड कैसे बनी थी, यहाँ पे पहले वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड, पहले वाले की टेल लास्ट वाले का हेड, और यहां से यहां तक एक जॉइंट लगा दो तो ये बन गया मेरा रिजल्टेंट। अब क्योंकि ये सेम ही डायरेक्शन में था तो बहुत सिंपल रहेगा इनको ऐड करना। रिजल्टेंट वेक्टर आएगा 10 + 10 10 + 10 20, ये हो गया। अगर ये फोर्सेस होते तो 10 + 25 है, ये 10 + 25 हो जाएगा ये 35। सो रिजल्टेंट आ गया। अगर सेम डायरेक्शन में है, कहने का मतलब क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड, इसको आसान भाषा में कहे तो सिंपली ऐड द डिजिट्स या ऐड द मैग्नीट्यूड्स। डायरेक्शन तो चेंज होने नहीं वाली है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन बदलने नहीं वाली है। देखो ये भी ऐसे जा रहा है, बी भी ऐसे जा रहा है, राइट। मुझे आगे से भी कोई 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, पीछे से भी कोई मुझे 10 न्यूटन के फोर्स से धक्का मार रहा है, तो फाइनली मैं कितना फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा और कौन सी डायरेक्शन में? तो 10 न्यूटन आगे से, 10 न्यूटन पीछे से कोई धक्का मार रहा है, टोटल 20 न्यूटन में एक्सपीरियंस करूंगा आगे की ही डायरेक्शन में। सिंपल। थोड़ा एक और केस ले ले तो लेट्स से ऐसे एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी 10 मीटर/सेकंड की और एक और वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को दी 5 मीटर/सेकंड की। तो अगेन एडिशन करना है, सेम डायरेक्शन होना जरूरी है। हाँ, ये हम सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन। तो अगेन एज पर द रूल्स इसको हेड को पहले वाले की टेल के साथ ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब पहले वाले की टेल दूसरे वाले का हेड, पहले वाले की टेल दूसरे वाले का या लास्ट वाले का हेड, पहले वाले की टेल लास्ट वाले का हेड, इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट। यहां पर भी रिजल्टेंट मिलेगा मुझे v1 + v2 जो कि होगा 20 मीटर/सेकंड। डायरेक्शन ऑलरेडी बताई हुई है एरोस से, इसलिए यहां पर सेपरेटली नहीं लिखी है।
सो अब ये तो मैंने सिंबॉलिकली एग्जाम्पल लिए। चलो अब मैं एग्जैक्ट डायरेक्शन के टर्म्स में एग्जाम्पल लेता हूं, तो क्या आएगा। तो लेट्स से ऐसा वर्ड्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 20 I newtons and it also experiences a force of 5 I newtons. What is the net force experienced by the object? देखो अब इसमें ऐसा ड्राइंग करके नहीं बताया है, शब्दों में बताया हुआ है। बट आई तो ये मुझे बताता है कि सेम ही डायरेक्शन में है, सेम ही डायरेक्शन में है, तो जस्ट सिंपली ऐड, तो ये हो जाएगा 25 I न्यूटन्स। अब देखो यहाँ पे एरो वेरो मार के डायरेक्शन नहीं बताई है, आई वाई करके डायरेक्शन बताई। एक और ले लेता हूं मैं यहां पर क्वेश्चन, सो दैट काफी क्लियरिटी रहे तुम्हें, राइट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक और तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ, कि भाई ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 न्यूटन्स ईस्ट, न्यूटन्स में थोड़ी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर्स में, एंड फर्दर इट अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट टू 10 meters towards east. So what is the net displacement या resultant displacement, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, resultant displacement। तो यहाँ पे resultant displacement को मैं सपोज S से रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा S1 प्लस S2, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्शन सेम है, ईस्ट ईस्ट, तो 20 प्लस 10 30 मीटर ईस्ट। देखो यहाँ पर भी डायरेक्शन को कैसे वर्ड्स में स्पेसिफाई किया हुआ है, ये एरो, ये आई जे के टर्म्स में और इस टर्म्स में। सो दैट इज अबाउट द टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट केस नंबर 2, राइट, सेम डायरेक्शन वाले थे, जनरल रूल सेम टू सेम ही रहेगा, ये जनरल रूल में कोई बदलाव नहीं होने वाला, ये जो मैंने ड्राइंग करके समझाया। नेक्स्ट आता है केस नंबर 2, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में एग्जांपल लेते हैं। तो एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है 10 और दूसरा वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है 5। अब ऐड करना है इनको, तो कैसे ऐड करेंगे, तो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी हो जाएगा 10 माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू 5। सो अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट। 10 वाला बड़ा है तो हम 10 में से 5 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट देख के हमें पता चलता है कि डायरेक्शन ए वाली ही रहने वाली है। दूसरा एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज ए force of 20 I newtons acts on the objects and the force of minus 10 J newtons act on the object. So what will be the resultant? Resultant क्या होगा बताओ, क्या आंसर है तुम्हारा। अब इसमें हम रिजल्टेंट ढूंढ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं, ऑर्थोगोनल हो गए, आई ऐसे है और जे नीचे की तरफ है, तो ऑर्थोगोनल हो गए ये दोनों वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल के लिए तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। सो अपोजिट नहीं है, ये तो 90 डिग्री वाली डायरेक्शंस हो गए, तो इनको अपोजिट बनाने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं 10 माइनस 10 आई। तो अब मैं रिजल्टेंट ढूंढ सकता हूं, दैट विल बी F1 माइनस F2। सो F1 है 20 माइनस 10, राइट, तो ये हो जाएगा नेट 20 माइनस 10 आएगा यहां पर, माइनस 10।
क्योंकि 20 भी आई है और माइनस आई डायरेक्शन में है, तो ये नेट हो जाएगा 30 आई न्यूटन। ड्राइंग से इसको समझते हैं, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था 20 न्यूटन्स और नेगेटिव आई डायरेक्शन में है 10 न्यूटन्स, राइट। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ही होगा, 10 न्यूटन्स ही आंसर आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही है। सो 20 माइनस 10, 10 आई न्यूटन्स। ये आई डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला डोमिनेट करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन को, कि हमको तो ऐड कर रहा है ना, तो एडिशन के टर्म्स में भी ऐसा लिख सकते हैं, सेम सॉल्यूशंस को ऐसा लिख सकते हैं कि R2 विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2, और F1 की वैल्यू है 20 और F2 की वैल्यू है 10 आई कैप, तो ये हो जाएगा 10 आई कैप न्यूटन्स, फाइनल आंसर। सो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, डायरेक्शन बड़े वाले की मेंटेन होगी। माइंड इट, वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजों को अच्छे से समझना है। तो यहां पर एरो से डायरेक्शन दिखाई हुई है, 10 वाला डोमिनेट कर रहा है, तो 5 चाहो तो वर्ड्स में लिख सकते हो या यहां पर ड्रॉ करके बता सकते हो कि नेट 5 होगा ए वाली डायरेक्शन में, द रिजल्टेंट आर, ऐसा आर। यहां पर तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शंस इंक्लूड की हुई है तो पता चल ही जाता है, राइट, आई से कि फाइनल आंसर आई डायरेक्शन में होगा 10 न्यूटन। फिर व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल्स, अब यहां से रियल कैलकुलेशंस वेक्टर में स्टार्ट होते हैं। सो दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे है तो दो अलग अलग लॉज हमें काम में आते हैं। दो वेक्टर्स के बारे में है ये, प्लीज माइंड इट, दो से ज्यादा वेक्टर के लिए कुछ और रूल है। तो अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल पे है तो हम ट्रायंगुलर लॉ यूज करेंगे और पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, डिपेंडिंग अपॉन कैसे वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ कब यूज करना है? इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर। ये शब्दों को समझो, अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन एन ऑर्डर, टेकन इन एन ऑर्डर मतलब ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, टेकन इन एन ऑर्डर, तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो मुझे रिजल्टेंट देगी, राइट। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर, taken in one order, the resultant vector is represented in magnitude as well as direction by the third side of the triangle taken in opposite order। तो ये थर्ड साइड हमने अपोजिट ऑर्डर में ली। अगर हम थर्ड साइड सेम ऑर्डर में ले लेते तो, अगर थर्ड साइड हम सेम ऑर्डर में ले लेते तो थर्ड साइड अगर सेम ऑर्डर में, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आएगा, तो ये ले लेते तो a प्लस बी प्लस आर ये हो जाता 0। बट लॉ ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, लॉ ऐसा कह रहा है कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन एन ऑर्डर। तो इस चीज को हम कहते हैं टेकन इन एन ऑर्डर। वो पीछे भी हम लोगों ने देखा, टेकन इन एन ऑर्डर का मतलब एक का हेड दूसरे का टेल। देन द क्लोजिंग साइड या तो थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब हेड हेड जमा हो रहे हैं, टेल टेल जमा हो रही है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। So if the two sides are taken in an order, then the closing side taken in a reverse order represents the resultant of the two vectors। अब इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस है, अभी तो हम सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये लॉ हमें समझ में आ गया होना चाहिए।
ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। ये भी चीज एक ध्यान रखनी चाहिए कि ये दो जो एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स के बीच में एंगल थीटा है। तो ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब ये जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा, राइट, ए प्लस बी, अब ये रिजल्टेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो आगे वाले टॉपिक में, अभी सिर्फ लॉ को समझ लो। फिर पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये स्टेटमेंट्स जो है, डेफिनेशंस जो है एग्जाम्स में पूछते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ये है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो क्या कहता है लॉ, क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाली, तो ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। ये रिजल्टेंट देगा। क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है? हाँ, बन रहा है। थोड़ा एक्सटेंशन या एक्स्ट्रा ड्राइंग करनी पड़ेगी। ये बन गया पैरेललोग्राम, है ना। वंस अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब ये वेक्टर या ये लॉ कब काम में आता है? जब दो वेक्टर्स को इनिशियल है, को इनिशियल सेम पॉइंट से चालू हो रहा है, तो दो वेक्टर्स अगर दो साइड्स, दो आजू बाजू वाली साइड्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं दो वेक्टर्स, तो डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट देगा। अब इसी चीज को मैं ट्रायंगुलर लॉ में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? ये सेम ड्राइंग को अगर मैं मैनिपुलेट करूं, मैनिपुलेट का मतलब कि इसको थोड़ा रीअरेंज करूं मैं, तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? ऐसा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो, ये बी को उठा के मैंने यहां पे रख दिया, तो बी को उठा के मैंने पैरेलली यहां पे रख दिया, तो ये ट्रायंगल फॉर्मेट में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, पैरेललोग्राम को मैंने ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सो पैरेललोग्राम पर जरूरी नहीं है ये कन्वर्ट हो ही हो, वेक्टर्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि पैरेलल शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं है। वो था हमारा लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड। तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है तो हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर नॉन लोकलाइज्ड है तो, अगर वो लोकलाइज्ड है, सॉरी नॉन लोकलाइज्ड है तो नहीं कर सकता ये। अगर नॉन लोकलाइज्ड है तो मुझे ऐसा ही रखना पड़ेगा। नॉन लोकलाइज्ड मतलब इसको लोकली घुमा नहीं सकते, और अगर लोकलाइज्ड है तो मैं इसे ऐसे घुमा सकता हूं। डायरेक्शन मतलब कि इंक्लिनेशन नहीं बदला है मैंने, इसको जस्ट पैरेलल शिफ्ट किया है। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब लोकलाइज्ड है वो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मोस्टली हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे सारे लोकलाइज्ड ही होंगे, शायद ही कोई नॉन लोकलाइज्ड वाला हो। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल।
अब ये भी जो हमको यहां पर रिजल्टेंट मिलेगा a प्लस बी, इस रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। कैसे मिलेगा मैग्नीट्यूड, कैसे मिलेगा डायरेक्शन, जस्ट आने वाले टॉपिक्स में हम और डिटेल्स में जाएंगे कि इसमें से डायरेक्शन कैसे एक्सट्रैक्ट करें। फिर आता है पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अभी तक दो 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 चल रहा था, है ना। सबसे पहला वाला था दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, फिर बाद में आया दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद में आया दो वेक्टर्स जो कि को इनिशियल है। ट्रायंगुलर लॉ जो हमने किया कि दो वेक्टर्स को इनिशियल है, और फिर आया पैरेललोग्राम, दो वेक्टर्स नहीं, पैरेललोग्राम में को इनिशियल है, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, ट्रायंगल में को इनिशियल नहीं है। और अब आता है पॉलीगोनल लॉ जो कहता है कि अगर मल्टीपल वेक्टर्स है तो हम उसको कैसे सुलझाए। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये बहुत सारे मेरे पास ऐसे मुझे वेक्टर्स दिए हुए हैं, राइट। लेट्स से ए बी सी डी, कैसे भी नाम दे दो। तो इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। स्टेट दैट इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने भी वेक्टर्स हो एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय वेरियस साइड्स ऑफ ओपन पॉलीगॉन। ओपन पॉलीगॉन मतलब ये ओपन पॉलीगॉन हो गया, ये ओपन पॉलीगॉन हो गया। अब इसको ऐसे बंद कर दूं तो ये क्लोज्ड हो गया। सो पॉलीगॉन मतलब मल्टी साइडेड फिगर। सो अगर मल्टीपल वेक्टर्स ओपन पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट होते हैं और वो भी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब मैंने पीछे समझाया क्या था, एक का हेड दूसरे का टेल, तो उसको हम कहते हैं सेम ऑर्डर। तो उसका रिजल्टेंट मिलेगा हमको क्लोजिंग साइड से। तो चलो ये शब्दों के हिसाब से इसको अरेंज करता है। तो राइट, तो ए को मैं एज इट इज रहने देता हूं, बी को अरेंज करता हूं, तो ये सब तो ये मैं बी को उठा के लाता हूं, ये रहा गया बी, राइट। हेड टू टेल के फॉर्मेट में, इसको हम कहते हैं ऑर्डर में अरेंज करना। अब क्या होगा, सी ले लेते हैं, नहीं तो पहले सी आएगा फिर बी आएगा। तो ये आ गया सी, फिर बी, राइट, ये आ गया बी। अब आएगा, अब इन दोनों से पहले ई आएगा यहां पर, ई को ले लेते हैं, ये हो गया ई। अब ये दोनों लेंगे हम, और अब आएगा डी, डी। तो देखो सारे वेक्टर्स को मैंने एक पॉलीगॉन फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। अब ये ई को तुम यहाँ पे कहीं पे नहीं ले सकते, थोड़ी ऐसी व्यवस्थित अच्छी क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए, ओपन फिगर बननी चाहिए, ओपन पॉलीगॉन बनना चाहिए। तो द थर्ड साइड या तो द क्लोजिंग साइड, राइट, क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव यू द रिजल्टेंट। ये मिलेगा मुझे रिजल्टेंट। तो आर विल बी इक्वल टू ए प्लस ई प्लस सी प्लस बी प्लस डी। अब इसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों छुपे हुए हैं, इसमें से कैसे निकालेंगे वो बहुत दूर की बात है, अभी हमारे 11th के सिलेबस में तो नहीं है। बट ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम ये दोनों लोग बहुत डिटेल में यूज करने वाले हैं, ये वाला मैथ्स में काफी यूज होगा।
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो वेक्टर चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसमें ये काफी यूज होगा। पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर्स मल्टीपल वेक्टर्स के लिए है। मल्टीपल वेक्टर्स को हम एक ही वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहे या तो मल्टीपल वेक्टर का रिजल्टेंट ढूंढना चाहे तो सारे वेक्टर्स को ऑर्डर में अरेंज कर दो सो दैट वो अरेंजमेंट ओपन पॉलीगॉन जैसा दिखे, उसकी क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट देगी। सो ये था पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ खास बातें ये मैंने ऑलरेडी बताई कि हम एडिशन तब ही कर पाएंगे जब दोनों सेम नेचर के हो। सेम नेचर यानी फोर्स को फोर्स से ऐड कर सकते हैं हम, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते। सो ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगॉन टेकन इन वन ऑर्डर, द रिजल्टेंट इज जीरो। ये मैंने ट्रायंगुलर लॉ में बताया था कि अगर काफी सारे वेक्टर्स है और ये सारे वेक्टर्स ऐसी क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, राइट, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। मतलब के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस ये देगा हमें जीरो।